नमस्कार दोस्तों, स्पेशल करंट अफेयर में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट कौन से होते हैं? एक एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर ग्रह सौरमंडल के बाहर का ग्रह होता है, जबकि हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सौरमंडल के बाहर स्थित संभावित रहने योग्य ग्रह अक्षेत्र को इंगित करता है। वास योग्य अक्षेत्र, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है, एक तारे के चारों ओर का वह अक्षेत्र है जहां पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की सतह न तो बहुत ठंडी और न ही बहुत गर्म हो, अर्थात उस ग्रह पर जीवन की संभावना हो। केपलर मिशन को कब लॉन्च किया गया था? व्हेन वाज द केपलर मिशन लॉन्च्ड? तो केपलर अंतरिक्ष यान को मार्च 2009 में हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के 1,50,000 से अधिक तारों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। इसके बाद मई 2013 में केपलर अंतरिक्ष मिशन 2 लॉन्च किया गया था। इस अंतरिक्ष यान द्वारा 2018 तक ऐसे 4,000 से अधिक तारों तथा ग्रहों का अध्ययन किया गया, लेकिन अब तक किसी भी ग्रह पर जीवन या निवास का कोई संकेत नहीं मिला है। केपलर मिशन का सबसे प्रमुख लक्ष्य ईटा अर्थ नामक एक संख्या को मापना था। एटा अर्थ, जिसे NE के रूप में लिखा गया है, इसको मेजबान तारे के संभावित वास योग्य अक्षेत्र अथवा गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित पृथ्वी के आकार के चट्टानी ग्रहों की माध्य संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 2018 में केपलर मिशन के उत्तरवर्ती के रूप में ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन को पृथ्वी के कुछ 100 प्रकाश वर्ष की दूरी में स्थित सभी एक्सोप्लैनेट के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 क्या है? तो हरियाणा विधानसभा ने राज्य के 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने हेतु यह विधेयक लाया गया है। इसने स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों के बढ़ते चलन और इससे जुड़ी चिंताओं पर एक नई बहस छेड़ दी। विधेयक के प्रावधान प्रत्येक नियोक्ता ऐसे पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करेगा जिनका सकल मासिक वेतन या मजदूरी 50,000 रुपये अथवा सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित वेतन से अधिक न हो। स्थानीय उम्मीदवार राज्य के किसी भी जिले से हो सकते हैं, लेकिन नियोक्ता किसी भी जिले के स्थानीय उम्मीदवार के रोजगार को स्थानीय उम्मीदवारों की कुल संख्या के 10% तक सीमित कर सकता है। एक नामित पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर स्थानीय उम्मीदवारों और नियोक्ता को पंजीकरण करना होगा तथा स्थानीय उम्मीदवार तब तक लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे नामित पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करते हैं। स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण क्या है? तो देशीयतावाद, नेटिविज्म, भारत में स्थानीय लोगों की नौकरी की सुरक्षा का मुद्दा हाल ही में बढ़ा है। विभिन्न राज्यों ने स्थानीय लोगों के आरक्षण के लिए नौकरी में आरक्षण के संबंध में समान कदम उठाए हैं, जिसमें प्रस्तावित आरक्षण 30% से 70 से 80% अधिक है। यह कदम सरकारी और या निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू है। भारत का संविधान अपने कई प्रावधानों के माध्यम से आवागमन की स्वतंत्रता और इसके परिणाम स्वरूप भारत में रोजगार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में जन्म आधारित भेदभाव नहीं होने की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां ऐसे विधानों के पीछे का कारण क्या होता है? तो इसमें वोट बैंक की राजनीति, आर्थिक सुस्ती, बढ़ी हुई आय और प्रतिभा, भूमि अधिग्रहण के लिए पूर्व शर्त। वोट बैंक की राजनीति, अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों का वृहद स्तर पर
एक ऐसा समूह होता है जो प्राय अपने मतों का उपयोग नहीं करता है। यदि इन श्रमिकों और संभावित प्रवासियों को JRFL के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है तथा नौकरी प्रदान की जा सकती है जिससे चुनावी लाभों की पूर्ति होती है। आर्थिक सुस्ती। स्थानीय बेरोजगारी का मुद्दा प्रासंगिक है क्योंकि सरकारी रोजगार कम होने से बेरोजगारी बढ़ गई है। बढ़ी हुई आय और प्रतिभा। JRFL न केवल प्रतिभा बल्कि आय को बनाए रखेगा जो अन्यथा अन्य क्षेत्रों में जाएगा। भूमि अधिग्रहण के लिए पूर्व शर्त। किसान और ग्रामीण जो कि उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अपनी जमीन खो देते हैं ऐसी पूर्व शर्त रखते हैं जिसमें उद्योगों को स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको HSSC या किसी भी स्टेट के PCS वहां के किसी भी लोकल एग्जाम, चाहे आप पटवारी, ग्राम सचिव, क्लर्क, पुलिस, किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां, ऐसे विधानों से क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो ऐसे प्रतिबंधों वाले राज्य में उद्योगों के अवरोध के कारण रोजगार सृजन कम हो गया है। यह वास्तव में लाभान्वित करने की तुलना में मूल निवासियों को अधिक नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह के प्रतिबंध व्यापार को प्रभावित करके संबंधित राज्य और देश के विकास तथा उसकी संभावनाओं को बाधित कर सकते हैं। श्रम गतिशीलता पर प्रतिबंध विविध प्रकार के श्रम होने वाले ऐसे लाभ की उपेक्षा करेगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक जरूरत है। यह आक्रामक क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे सकता है और इस प्रकार भारत की एकता तथा अखंडता के लिए खतरा है। श्रम की कमी के कारण जोखिम में वृद्धि। बेरोजगारी में वृद्धि, बढ़ती मजदूरी, मुद्रास्फीति और बढ़ती क्षेत्रीय असमानता आदि कुछ इसके अन्य संभावित प्रभाव हो सकते हैं। विमुद्रीकरण क्या होता है? व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? तो विमुद्रीकरण का अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है। विमुद्रीकरण को प्राय कर प्रशासन के एक उपाय के रूप में देखा जाता है, जहां काला धन छिपाने वाले लोगों को न चाहते हुए भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है और उस पर कर भी देना पड़ता है। काला धन से क्या अभिप्राय होता है? तो काला धन असल में वह आय है जिसे कर अधिकारियों से छुपाने का प्रयास किया जाता है, यानी इस प्रकार की नकदी का देश की बैंकिंग प्रणाली में कोई हिसाब नहीं होता है और न ही इस पर किसी प्रकार का कर दिया जाता है। 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि विमुद्रीकरण के दौरान अवैध घोषित किए गए कुल नोटों का तकरीबन 99.3% यानी कि लगभग पूरा हिस्सा बैंकों के पास वापस आ गया था। आंकड़ों के मुताबिक अमान्य घोषित किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपए में से 15.31 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए थे। फरवरी 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया था कि विमुद्रीकरण समेत सभी प्रकार के काले धन को समाप्त करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण 1.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन बरामद किया गया था, जबकि सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा करते हुए इस संबंध में तकरीबन 3 से 4 लाख करोड़ रुपए बरामद करने की बात कही थी। टिनिटस कैसा रोग है? हाउ इज टिनिटस डिजीज? तो मरीज द्वारा कान में गूंजन या किसी अतिरिक्त ध्वनि के अनुभव करने को टिनिटस कहते हैं। टिनिटस एक या दोनों कानों को प्रभावित कर सकता है। टिनिटस के कारण प्रत्यक्ष रूप से श्रवण हानि नहीं होती, लेकिन यह ध्यान देने व सुनने की अक्षमताओं को निश्चित ही बाधित कर सकता है। टिनिटस होने के कई कारण हैं, जैसे कान का इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, मैल जमा होने के कारण कानों का बंद होना, मेनियरेज रोग, वृद्धावस्था, शोर भरी आवाजों के लगातार संपर्क में आना आदि, धूम्रपान छोड़ना, धीमे संगीत सुनना,
अपने कानों को किसी चोट से बचाए रखना आदि टिनिटस से बचाव के उपाय हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप इसे कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप इसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, काफी बार हम सोचते हैं कि हम यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन दूसरे हमें कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, हमें खुद पर यह विश्वास होना चाहिए कि हम यह कर सकते हैं। हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम यह कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति होगी कि हम यह सोच सकते हैं कि हम यह कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स हमें कोई भी नहीं रोक सकता ऐसा करने से। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।